हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन में पूरा टाइम लगा रहे होंगे बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2021-22 में। बेटा एग्जाम दो बार हुए थे। 21 में हुआ था बेटा टर्म 1 दिसंबर के आसपास, और 22 मार्च में दोबारा हुए थे एग्जाम। तो बेटा अभी हम टर्म 1 का एग्जामिनेशन पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड था, 1 मार्कर बेस्ड था। टोटल मार्क्स 40 थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 60 थे। सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20. Section B also consists of 24 question, you have to attempt any 20, and section C consists of 12 question, you have to attempt any 10. अभी टोटल हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 40 मार्क्स का पेपर था, 0.8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन है टोटल बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू पुअर पीपल इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट फ्रॉम द अबव मेंशन स्टेटमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है पुअर पीपल को, तो बेटा कहीं ना कहीं क्या कोशिश की जा रही है? कहीं ना कहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की कोशिश की जा रही है। ये जो खाई है ना रिच और पुअर के बीच, इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो पुअर पीपल को हम सब्सिडी देकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और रिच के ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाकर कहीं ना कहीं उन्हें खींचना चाह रहे हैं। ये जो गैप है, इस खाई को हम कम करना चाह रहे हैं। और ये सब हो किसके लिए रहा है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए। ए, बी और डी ऑप्शन गलत, सी बिल्कुल करेक्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ export and import of which of the following item will be the component of BOT? बेटा BOT का कंपोनेंट क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपको याद हो, फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब गुड्स ओनली, सर्विसेज नहीं। ये भी सर्विस, ये भी सर्विस, ये भी सर्विस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। In the context of commercial bank, which of the following alternative is correct? Deposits are the liabilities of bank. बिल्कुल ठीक है। Commercial bank are the creator of money. Yes, money creation, credit creation is the function of commercial bank. Commercial bank accept deposit of the general public. It is also correct. Accept deposit of World Bank for agriculture and rural development. नहीं बेटा, कमर्शियल बैंक वर्ल्ड बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये करना पड़ेगा तो सेंट्रल बैंक करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। शुरू के तीनों करेक्ट हैं अब बेटा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू बीओपी इन इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड कौन सी टर्म बेटा ऑड लग रही है? इनमें से पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इन्वेस्टर अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बेटा इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटा ये थोड़ी आएगा कि इंडियन इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट हो ही नहीं सकता। लोन रिसीव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड बिल्कुल ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा। ऑड वन आउट इज ए। आगे बढ़ जाते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है जी। स्टेटमेंट वन, डीमोनेटाइजेशन वाज एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी। बिल्कुल ठीक है बेटा। डीमोनेटाइजेशन के वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव थे ये कि टेररिज्म खत्म हो गया था इससे। क्योंकि क्या होता था बेटा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, सॉरी, पाकिस्तान जो टेररिस्ट थे बेटा, उन्होंने कहीं ना कहीं बेटा फेक करेंसी का यूज करते थे। यहाँ पर टेररिस्ट को बेचते थे पुराने 500 के नोट, खराब 500 के नोट देकर, डुप्लीकेट 500 के नोट देकर। ठीक है ना जी। और वो अटैक करते थे और यहाँ पर वो 500 के नोट को 200-300 में चला देते थे। तो कहीं ना कहीं टेररिज्म खत्म हो गया था इससे। स्टेटमेंट टू, डीमोनेटाइजेशन हैज लीड पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम कैश पेमेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक डैश इज कॉल्ड मनी सप्लाई। बेटा मनी सप्लाई आपने पढ़ा होगा, एक स्टॉक कंसेप्ट है। अगर वो स्टॉक कंसेप्ट है तो मनी सप्लाई कब देखी जाएगी? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटा यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। बाकी सभी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। बेटा इसी को ही हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं या फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब मैं बता देता हूं बेटा, कहीं ना कहीं अगर सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। देखो सीबीएसई ने एक ही बार एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लिया है, वो ये था टर्म 1 का 60 क्वेश्चन। किसी भी टीचर के आप सैंपल पेपर करोगे ना, ये 60 क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। सैंपल पेपर 1 में 10 दे देंगे, सैंपल पेपर 2 में 10 डाल देंगे, सैंपल पेपर 3 में 5-6 डाल देंगे। कहीं ना कहीं बेटा इन 60 क्वेश्चन को हर टीचर कवर करेगा अपने सैंपल पेपर में। तो बेटा ये बेंचमार्क है, ये पेपर छोड़ नहीं सकते आप, ये तो आपको हर हाल में करना ही करना है। Question number 8. Read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following. Statement 1. Government budget is a detailed economic statement presented by finance minister. बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट बजट कौन प्रेजेंट करता है बेटा? फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं हमारे। स्टेटमेंट 2. गवर्नमेंट बजट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन देखोगे ना, संदीप गर्ग सर की भी बुक को रेफर कर सकते हो बेटा, वहीं पर दी हुई है सेम डेफिनेशन। यहाँ लिखा हुआ है फॉर अ फिस्कल ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर कभी नहीं लिखा हुआ। तो स्टेटमेंट 2 बेटा रॉन्ग हो जाती है, स्टेटमेंट 1 ठीक है। तो ऑप्शन हो जाता है सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं 9th वन। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा जी, trade deficit refers to the excess of total value of export over the total value of import of goods and services। बेटा अगर एक्सपोर्ट एक्सेस में है इंपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट कभी अराइज नहीं होगा, ये ट्रेड सरप्लस होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ट्रेड सरप्लस रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ओवर द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन गलत है बेटा, अगर इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट अराइज होगा, सरप्लस नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट इन अ नेशन अकर व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रिसीट इन अ करंट अकाउंट फॉल्स शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट इन करंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट कब अराइज होगा? जब करंट अकाउंट में रिसीट्स फॉल शॉर्ट ऑफ करंट अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बाकी सभी गलत है। From the following function of central bank identify the odd one out। बेटा सेंट्रल बैंक आरबीआई के फंक्शन, करेंसी अथॉरिटी है, सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है बेटा, बैंकर्स टू द पब्लिक गलत है बेटा। सेंट्रल बैंक बैंकर तो पब्लिक नहीं है, इट इज अ बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। तो ऑप्शन बी हमारे पास गलत हो जाता है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इन द इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम से रिलेटेड क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? predominance of pre-market economic system over the government regulated economy। नहीं बेटा, ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, नहीं जी बिल्कुल गलत है, हम भी इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं बेटा। ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली टू द प्राइवेट सेक्टर, ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है, ये भी गलत है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यही बिल्कुल ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेटा? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 12th वन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्टेटमेंट 1, जमींदारी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश टू इंश्योर प्रॉपर कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ इंडिया। यस, स्टेटमेंट 1 इज वेरी करेक्ट। ठीक है ना, पूरा रेवेन्यू को कंट्रोल करना ही तो था बेटा उनका ये ऑब्जेक्टिव। जमींदारी वर given full freedom to collect and keep the rent collected by them। बेटा जमींदार को रेंट कलेक्ट करने की फ्रीडम थी, लेकिन अपने पास रखने की फ्रीडम नहीं थी। ठीक है ना जी, तो स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल फॉल्स है, यानी कि आंसर हो जाता है ए। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 13th वन। Was the objective of import substitution policy in India। अच्छा जी बाबू, देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, नहीं बेटा हम ऐसा नहीं सोच रहे थे उस टाइम पर कि हम हाई क्वालिटी बना देंगे और फॉरेनर्स नहीं बना पाएंगे इसलिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यही ऑब्जेक्टिव था बेटा। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आप चाहते थे कि वो फॉरेन कंपटीशन अभी झेलने लायक नहीं है, तो हम क्या करें, अपने सारे बैरियर्स लगा दे, अपनी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन करते बेटा। तो यही था हमारा ऑब्जेक्टिव, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव।
द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया इज इशूड बाय नीति आयोग, ये बेटा NITI है बेटा, यस नीति आयोग ही इशू करता है बेटा इंडिया में पॉवर्टी का डेटा। सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ पुअर पीपल इंडिया हैज डिक्लाइंड, यस बेटा ये बिल्कुल सही है बात। मैं आपके साथ एक स्टैट भी शेयर कर देता हूँ ये बात समझाने के लिए। बेटा जिस टाइम पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, माना जाता है कि 80% इंडियंस पुअर थे, और 2022 में एक स्टैट आया है जिसने बताया कि अब इंडियंस 25% पुअर है। ऑल्दो ये नंबर बहुत ज्यादा हाई है, पर बेटा उस कंपैरिजन में ये नंबर डेक्लाइन तो हुआ ही है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। 15th वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 paved the way for the liberalization of Indian economy, yes बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा ये बात। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 रिलैक्स द रेस्ट्रिक्शन imposed by the government on private sector, यस बेटा बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से हटा दी गई थी, यही तो लिबरलाइजेशन का मतलब था। अगर आप लिबरलाइजेशन का डिक्शनरी मीनिंग सर्च करेंगे तो उसका मतलब ही फ्रीडम है, ठीक है ना जी। तो रिलैक्सेशन देना ही पर्पस था। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GST आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट अक्रॉस ऑल स्टेट, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी लाना पर्पस था। इट इंश्योर बेटर टैक्स कंप्लायंसेस एंड टैक्स कलेक्शन, यस ये भी पर्पस था। ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड बाय इट, गलत बेटा। GST ने सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करा, और बेटा 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए। डायरेक्ट टैक्स कहाँ खत्म हुआ, कोई इनकम टैक्स खत्म हो गया GST आने के बाद? तो बेटा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर सी मैं मार्क कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द आइटम वुड अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP इन इंडिया। बेटा कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शन जाती है, पहले तो ये समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तीन तरीके की ट्रांजैक्शन जाती है। और जब इसने पूछा क्रेडिट साइड में कौन सी जाएगी, बेटा इन तीनों में वो ट्रांजैक्शन जो इनफ्लोस लेकर आएंगे बेटा इंडिया के अंदर। पढ़ते हैं जी। एजुकेशन कंसल्टेशन फ्रॉम अ फर्म इन न्यूयॉर्क, नहीं बेटा ये तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। आगे बढ़ जाओ। बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने बोरोइंग करी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यही जाएगी बेटा, यही ऑप्शन करेक्ट है। अब आप देखो बोरोइंग करने से क्या कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होता है? बिल्कुल, मैंने बताया इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो बोरोइंग पार्ट है। दूसरी बात, बोरोइंग करने से क्या होगा, इनफ्लो होगा बेटा, हमारे देश में पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 18th वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है जी, पढ़ते हैं। ग्रुप मेंबर इन नीड ऑफ फंड्स कैन बोरो एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट। बोरोइंग इन माइक्रो क्रेडिट सिस्टम आर मेनली टेकन ऑफ कंजम्पशन पर्पस, बिल्कुल ठीक। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम हैज हेल्प्ड मेन इन द रूरल एरिया टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, गलत बात बेटा। सेल्फ हेल्प ग्रुप ना वोमेन्स की मदद कर रहा है, मेंस की मदद तो कर ही नहीं रहा। और यहाँ देख लो बेटा कितने छोटे से वर्ड से बेटा इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो CBSE का पेपर तो ये बहुत सुपर कमाल का है। तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, और मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी बेटा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। 19th वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। रिकवरी ऑफ लोन इज अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। बेटा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आप समझ सकते हो, जिसने डेट ना क्रिएट करा हो। बोरोइंग होती है सिर्फ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अगर लोन की रिकवरी हो रही है तो क्या ये कैपिटल रिसीट है? बिल्कुल कैपिटल रिसीट है। क्या होती है बेटा कैपिटल रिसीट? डेफिनेशन पता है आपको? which either create liability or causes reduction in any asset। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लोन की रिकवरी करा लूंगा तो मेरी एसेट्स तो रिड्यूस हो ही जाएंगी। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर वन। रिकवरी ऑफ लोन कोजेस आर रिडक्शन इन एसेट ऑफ गवर्नमेंट। बेटा मैंने जो बोला वो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा था, ये भी बिल्कुल ठीक है बात, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर आइडेंटिफाइड फॉर द अर्बन पुअर। ठीक है जी, पढ़ते हैं। लैक ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स, बिल्कुल अर्बन पुअर के साथ तो ये फीचर है कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स नहीं है उनके पास। लिमिटेड स्किल्स अवेलेबिलिटी, ये भी बिल्कुल बात ठीक है।
लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, अगेन बिल्कुल बात ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन चल रहा है भैया हमारे देश में, कैजुअलाइजेशन चल रहा है, कोई जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं अर्बन पुअर के हिसाब से सोचो तो। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगेन सारी ही बातें बिल्कुल ठीक लग रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following is correct with reference to Ministry of Finance? It issue coins only. नहीं बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिर्फ कॉइन्स इशू नहीं करती, 1 रुपी नोट एंड ऑल द कॉइन्स। आगे बढ़ जाते हैं। इट इशू ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स, नहीं बेटा, 1 रुपी के नोट को छोड़ दो, बाकी सब आरबीआई प्रिंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपी नोट करती है। इट इशू 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, on the eve of independence, India's demographic condition was characterized by which of the following statement? बेटा पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा ही तो होता है डेमोग्राफिक कंडीशन। और आपसे क्या पूछा गया, इंडिपेंडेंस के दिन इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, पढ़ते हैं जी। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, लो मोर्टेलिटी रेट, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बेटा लो लेवल ऑफ लिटरेसी बात ठीक है, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी, तो ये बात गलत है। अब देखते हैं बेटा, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी ये तो हो ही नहीं सकता, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी नहीं हो सकता। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल ठीक है। हमारी स्टेटमेंट डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल थी बेटा, ठीक है ना जी। तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आगे बढ़ते हैं 23। In India, agricultural subsidy have been a topic of debate among the economic thinkers. Identify which of the following statement is not an argument in favor of continuation of the agricultural subsidies in India. कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है फेवर में, मतलब कौन सी चीज अगेंस्ट जा रही है इनके, पढ़ते हैं। सब्सिडीज एनकरेज फार्मर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो फेवर में है जी। सब्सिडीज हेल्प फार्मर टू फेस द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर, ये भी फेवर में है जी। सब्सिडीज एम टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, ये भी फेवर में है जी। सब्सिडीज मेनली बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अमंग द फार्मर, यही बात फेवर में नहीं है। सब्सिडी का फायदा इतना फार्मर को नहीं हुआ जितना बेटा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हुआ, ये बात आपने पढ़ी होगी, डिबेट ओवर सब्सिडी करके टॉपिक है एनसीईआरटी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन के, अभी हम 24 पे आ चुके हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडिया डेवलप्ड साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल, बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सी हमारी इंडस्ट्री अच्छी थी बेटा कॉलोनियल रूल के टाइम पर? इंडिया हैड वेरी डेवलप्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बेटा इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, इनकरेक्ट है ये भी। अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। सरप्राइजिंगली आर बीओटीज फेवरेबल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा बीओटी फेवरेबल था, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 24 क्वेश्चन यहाँ पर हम कर चुके हैं। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बेटा ज्ञान देना जरूरी है आपको। देखो अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में दो तरीके से आती है, एक होती है एफडीआई, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शायद ये बात आपने पढ़ी हो, शायद पढ़ी हो 11th क्लास में, मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ बेटा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई में फर्क क्या होता है? एफडीआई मतलब देखो नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आए और बेटा प्रोडक्शन में पैसा इन्वेस्ट करे, डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स, और बेटा प्रॉफिट कमाना चाहती है, ठीक है, पैसे कमा रिटर्न कमाने के नाम पर सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती है, डायरेक्टली पैसा प्रोडक्शन में लगा रही है, डायरेक्टली पैसा मार्केटिंग में लगा रही है, तो उसे हम एफडीआई बोलते हैं। ठीक है नहीं, जैसे कि किसने किया? होंडा ने किया, hyundai ने किया। फॉरेन कंपनीज है, इंडिया में प्रोडक्शन में पैसा लगाया, मार्केटिंग में पैसा लगाया और प्रॉफिट कमा रही है। बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अगर ये अपने देशों में ही बैठे रहते और किसी इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेते तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो होती पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनकी नहीं होती, क्योंकि ना तो ये प्रोडक्शन में लगा रहे, ना ही पैसा मार्केटिंग में लगा रहे। इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद रहे, एंड दे सिंपली रिलाइंग ऑन द डिविडेंड इनकम और द इंटरेस्ट इनकम, इससे बोलते हैं बेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आई होप मैंने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वर्ड क्लियर किया है आपको, वैसे 11th क्लास का मुद्दा है ये। इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंपनी टू स्टार्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया।
अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडरी स्टार्ट करेगी तो डायरेक्टली प्रोडक्शन में पैसा लगाएगी बेटा। आगे बढ़ो, जैसे वैसे मैं बता देता हूँ एग्जांपल, यूनिलीवर ने किया हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टार्ट करके, ठीक है ना जी। ये क्या कर रही है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में पैसा खर्च कर रही है, और है किसकी, सब्सिडरीज की, तो यानी कि यही डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इसने। आगे बढ़ जाओ, इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन कंपनी टू एक्वायर सम कंपनी इन इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी दूसरी कंपनी एक्वायर ही कर ले, पूरी कंपनी खरीद ले, अगेन बेटा प्रोडक्शन में पैसा लग ही जाएगा आपका। अ फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग शेयर्स इन द इंडियन मार्केट, बेटा यही है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों 26 क्वेश्चन की तरफ। अगर ऑप्शन थर्ड ओनली है तो थर्ड ओनली बेटा बी में लिखा हुआ है, बाकी सब गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। RBI keeps a certain percentage of deposit as reserves to avoid too much lending to the public। बिल्कुल ठीक है, इसे हम LRR बोलते हैं। बेटा आरबीआई फिक्स करता है ना एक सर्टेन परसेंटेज जो आप लोन पर नहीं दे सकते। आगे बढ़ो, द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एक्ट एज अ डेटरेंस टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। यस, वही लीगल रिजर्व रेशियो की वजह से हम बेटा वो पैसा कभी लोन पर नहीं दे पाएंगे। दोनों स्टेटमेंट में लगभग सेम बात है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईपीआर 1956। ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज वर गिवन टू द पब्लिक सेक्टर। यस, पब्लिक सेक्टर इज असाइनिंग अ की रोल, मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। Tax benefits were given to the industries being established in a backward region to promote regional equalities। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये भी बात। आगे बढ़ते हैं, few industries were allowed to be owned by the private sector। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, कुछ ही इंडस्ट्री दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को। Goods produced by small scale sector were de-reserved। बेटा de-reserved नहीं, were reserved। डी रिजर्व किसने करे थे, एलपीजी ने। जब एलपीजी आई थी 1991 में, तो उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी उनको क्या किया था, डी रिजर्व किया था। आईपीआर 1956 ने तो उसको रिजर्व किया था। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत हो जाती है। ठीक है, मुझसे गलत स्टेटमेंट ही पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी मार्क करके आएंगे पेपर में। चलो जी, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन एक्सपेंशन इन फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसा ही हुआ था। रूरल बैंकिंग हैज हेल्प फार्मर टू अवेल बेनिफिट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर मीटिंग देयर नीड्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और मैं बता देता हूँ बेटा, फार्म और नॉन फार्म आउटपुट इसीलिए बढ़ रहे थे क्योंकि रूरल बैंकिंग उसको प्रमोट कर रही थी। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से क्या गलत स्टेटमेंट है। ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल ठीक। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एनहांसेस एफिशिएंसी स्किल्स एंड एम्प्लॉइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है बेटा। ह्यूमन कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। बेटा ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल एंड एक्सपर्टीज। कैसे किसी इंसान के स्किल एंड एक्सपर्टीज को इंसान से सेपरेट किया जा सकता है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी में मार्क करके आया हूंगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अर्बन पॉवर्टी इज कंसीडर्ड एज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी। बेटा क्या रूरल पॉवर्टी की वजह से ही अर्बन पॉवर्टी में उछाल आता है एकदम, बात ठीक है, मैं जस्टिफाई कर दूंगा अभी। रीजन, रूरल पुअर माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। बेटा अगेन देखो, असर्शन बिल्कुल ट्रू, रीजन बिल्कुल ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मैं बताता हूँ क्या होता है। बेटा रूरल पीपल जनरली एंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में, वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, या वहां डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ वर्क, और अगर बेटा वर्क ना मिले तो वहां पर भी क्या हो जाते हैं बेटा, कहीं ना कहीं पुअर बन जाते हैं। तो जो रूरल पुअर है बेटा, उन्हीं की वजह से बेटा स्पिल ओवर होती है अर्बन पॉवर्टी। बिल्कुल ही करेक्ट बातें हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, पढ़ते हैं। इट प्रमोट्स हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग मासेस। यस, थ्रिफ्ट की हैबिट को प्रमोट करने के लिए जनधन योजना आई थी। गवर्नमेंट यूजेस इट फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर वेरियस स्कीम्स। बेटा ये स्टेटमेंट ना फॉल्स है।
देखो जिसने जनधन योजना में अकाउंट नहीं खुलवाया, क्या गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं दे पा रही? अगर उन्हें कोई सब्सिडी देनी है या कोई और पेमेंट करनी है, क्या गवर्नमेंट उनको दे ही नहीं पा रही? तो बेटा ये पर्पस नहीं था जनधन योजना का। फिर भी आगे बढ़ लो। ईच अकाउंट होल्डर इज एंटाइटल्ड टू 5 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड 3 लाख लाइफ इंश्योरेंस, बिल्कुल करेक्ट है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन करना भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी ही इनकरेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not false? मतलब which of the following statement is true? कौन से इसमें से ट्रू है, पढ़ते हैं। Higher education takes a major share of total expenditure in India. बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना जी। हायर एजुकेशन में मेजर शेयर नहीं जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर पैसा खर्चती है प्राइमरी एजुकेशन में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नो एजुकेशन सेस हैव बीन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गलत बात। 2% एजुकेशन सेस है बेटा ऑन ऑल द सेंट्रल टैक्सेस। एजुकेशनल अचीवमेंट इन कंट्री आर इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ अबाउट लिटरेसी लेवल ओनली। अगेन बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, सिर्फ लिटरेसी से नहीं इंडिकेट होता एजुकेशनल अचीवमेंट। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट एट टर्शरी लेवल इज हायर देन द एलिमेंट्री लेवल ऑफ एजुकेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। बेटा हम टर्शरी लेवल पे जरूर पैसा कम खर्च कर रहे हैं, पर हेड यानी कि पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा ही है। और यही पूछा गया था बेटा मुझसे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाओ। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिफरेंट सेक्टर, ठीक है ना जी। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन यही बताती है बेटा कि डिफरेंट सेक्टर में कितने लोग एंगेज हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ओनली। नहीं बेटा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं था अडॉप्शन एंड अपडेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन देना भी था। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाती है बेटा। To enhance the productivity in an economy, women must be given equal opportunities at the workplace. ये बिल्कुल ठीक है बेटा। Statement 2 is true and 1 is false. B option मार्क कर देना बेटा। 35th, identify the incorrect statement from the following. क्या गलत है इसमें से? Diversification into other sector is essential to enable rural people to overcome poverty. बिल्कुल ठीक है बेटा। अगर दूसरे सेक्टर में भी एंगेज हो जाओगे कहीं ना कहीं बेटा, जो आपकी पॉवर्टी की समस्या खत्म हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट बिकॉज देयर इज ग्रेटर, ये वर्ड रिस्क होना चाहिए वैसे, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। मतलब बिल्कुल ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एक्सक्लूसिवली सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। अगेन बेटा कहीं ना कहीं बेटा आपको एम्प्लॉयमेंट देने का तो सोर्स ही डाइवर्सिफिकेशन, फिर ठीक है स्टेटमेंट। डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटीज आर नॉट बेनिफिशियल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए बेटा, डी ही इनकरेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। Suppose money created by the banking system is 1000 and the primary deposit is 250. The respective value of deposit multiplier and the reserve ratio would be dash। अच्छा जी बेटा, अगर आपने 250 रुपए से 1000 रुपए क्रिएट कर लिए हैं, प्राइमरी डिपॉजिट 250 आया और आपने मनी कितनी क्रिएट कर ली, 1000 कर ली, तो आपने 4 टाइम्स ही तो क्रिएट कर दिया। मनी मल्टीप्लायर यही तो बताया करता था, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर यही तो बताता है कि आप कितने गुना मनी क्रिएट कर लेते हो। तो बेटा पहला ऑप्शन तो 4 हो जाता है। और मुझसे पूछता है रिजर्व रेशो कितनी है। बेटा रिजर्व रेशो का क्या है, 1 अपॉन एल मनी मल्टीप्लायर। LRR किसके बराबर है, 1 अपॉन मनी मल्टीप्लायर के, ठीक है जी। तो 1 अपॉन 4 यानी कि 25%। आंसर हो जाता है 4 एंड 25%, जो मुझे ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। 37th, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ नेशन। यस, करंट अकाउंट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यूनिलैटरल ट्रांसफर भी रिकॉर्ड करता है वो तो। एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटा, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया 3 ही चीजें आएंगी, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मशीनरी को गुड्स ही माना जाता है अगर मैं बात करूं कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की।
तो ये गुड्स है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट है, ऑप्शन बी मैं मार्क करके आता पेपर में। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है जी, ये एरर है कहीं ना कहीं, मैं पढ़ता हूँ एक बार फिर बताता हूँ। इन डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज बीन फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम। स्टेटमेंट ये है बेटा बाबू, पढ़ते हैं दोबारा सेशन। इन डेवलपिंग कंट्रीज ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज बीन फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम। द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। बेटा ह्यूमन कैपिटल की तो ग्रोथ हो ही रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, पर वो ग्रोथ ना बेटा इनकम में दिखाई नहीं दे रही। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कहता है एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेस इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर नेबुलस। बेटा एम्पेरिकल एविडेंस मतलब कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। बेटा नेबुलस मतलब क्लियर नहीं है, ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस ही नहीं है कि अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़े तो उससे बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 39 अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री इज नोन एज। बेटा ये सब टर्म हमने मार्केटिंग में पढ़ रखी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मैंने ना बेटा लास्ट पेपर में भी कहीं ना कहीं ये बात बोली थी, जिस दिन आप प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हो और जब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं है तब तक की सारी एक्टिविटी मार्केटिंग है। चाहे वो बेटा गैदरिंग ऑफ प्रोड्यूस हो, गैदरिंग मतलब असेंबलिंग करना हो, चाहे बेटा प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस हो, ठीक है ना जी, चाहे कहीं ना कहीं ग्रेडिंग करना हो, चाहे स्टोरेज करना हो, ये सारी बातें एग्रीकल्चर मार्केटिंग की हैं। If country has to make real progress, it has to develop its rural area. Which of the following statement is incorrect reason for the above mentioned statement? बेटा अगर कंट्री को ग्रोथ करनी है तो उसको कहीं ना कहीं रूरल एरिया पर फोकस करना है। इससे रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? Approximately 1/3 population of rural India still lives in abject poverty। तो ये तो बेटा बिल्कुल करेक्ट है, इसी वजह से हमें रूरल एरिया की ग्रोथ करनी है। More than 50% India's population depending upon agriculture for their livelihood। That's why बेटा हमें बिल्कुल ग्रोथ करनी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मुझे इनकरेक्ट ढूंढनी है बेटा। Growth rate in Indian agriculture sector has been quite lower than the other sector। हाँ जी बिल्कुल ये कारण है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही बेटा, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ करनी है। मेजॉरिटी ऑफ रूरल पीपल हैव एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेटा यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, रूरल पीपल के पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है भैया। assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है 41। assertion notes and coins are the only source of money supply in the economy। बेटा गलत है ये स्टेटमेंट, नोट्स एंड कॉइन्स सिर्फ मनी सप्लाई का सोर्स नहीं है, डिमांड डिपॉजिट्स भी है, टाइम डिपॉजिट्स भी है, हमने M1 M2 M3 M4 पढ़ रखा है। लेकिन अगर असर्शन ही गलत है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। 42 program that improve the food and the nutritional status of poor are midday meal scheme, public distribution system, integrated child development scheme, national family benefit scheme। बेटा नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम इसका पार्ट नहीं है, बाकी सबसे न्यूट्रिशनल वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन हो जाता है 1 सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन। Number of times the commercial bank are able to create total deposits with the help of reserve ratio and the initial deposit is to know money multiplier बोलते हैं बेटा इसको। प्राइमरी डिपॉजिट्स के हिसाब से यानी कि इनिशियल डिपॉजिट के हिसाब से और एलआरआर के हिसाब से हम कितनी गुना डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हैं, कितना गुना मनी क्रिएट कर सकते हैं, उसे मनी मल्टीप्लायर ही तो बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन shows deficit of 300 CR, the value of export are 400 CR and the transfer payment are 50 CR dash crores will be the value of input। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी मुझे क्या दे रखा है?
300 करोड़ डेफिसिट मतलब माइनस में दे रखा है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितना दे रखा है 400 करोड़ और इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वैल्यू बतानी है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा 400, 300 इधर आएगा ये पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि आंसर वुड बी 700 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी आर डायरेक्टली रिलेटेड, बिल्कुल बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉवर्टी और यू में से पॉवर्टी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। स्टेटमेंट 2, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन समवन who is able and willing to work does not find work at a prevailing wage rate, this may result into poverty of the masses। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। 46, read the following statement, assertion and reason and choose one of the correct alternative given below। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम, बिल्कुल इसको हाइब्रिड सिस्टम बोला जाता है। और कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेटा इसी की वजह से तो हाइब्रिड बोला जाता है, क्योंकि ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है ही है, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 47, from the following identify the incorrect statement in the light of India's pre-independence occupational structure। बेटा इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर रेट देन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यही स्टेटमेंट गलत है बेटा। प्री इंडिपेंडेंस में हमारा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इनफेंट स्टेज पे था, 10 और 15% शेयर था बेटा दोनों सेक्टर का, 75% एग्रीकल्चर का। तो ये कहां फास्टर ग्रू कर रहा था, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फंक्शनिंग एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। एनसीईआरटी बेटा, एपेक्स मतलब जिसकी जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती, यूनिक है बेटा। स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल यूनिक है बेटा, वो एनसीईआरटी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 to 54 आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, और मुझे डेटा गिवन है बेटा बहुत सारा, पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स गिवन है, ग्रॉस टैक्स रिसीट्स गिवन है, नेट टैक्स रिसीट्स गिवन है, नॉन टैक्स रिसीट्स गिवन है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स गिवन है, नॉन डेट रिसीट्स गिवन है, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। भारी भरकम डेटा दिया हुआ है बेटा, भारी भरकम, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बेटा मुझसे फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है। बाबू फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? फिस्कल डेफिसिट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब देख लेते हैं बेटा कहां पर डेटा है ये सब कुछ। टोटल एक्सपेंडिचर 30.42, ठीक है जी। टोटल रिसीट्स देख लेते हैं बेटा। टोटल रिसीट्स के तौर पर अगर मैं बात करूं, ये जो है ना नॉन डेट रिसीट्स, यही टोटल रिसीट्स है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे पता लगा मुझे। रेवेन्यू रिसीट्स है मेरे पास 20.21 और कैपिटल रिसीट्स जिसमें बोरोइंग नहीं है ये है 2.25। अगर आप इन दोनों का टोटल करो ये क्या आएगा 22.46 और यही लिखा हुआ था नॉन डेट रिसीट्स 22.46। तो बेटा माइनस कर दो इसमें से 22.46 माइनस कर देंगे, ये 7.96 मुझे दिख रहा है बेटा आता हुआ, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 7.96। आगे बढ़ते हैं। इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 0.88 द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी, पढ़ते हैं जी बेटा। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इन्होंने बताया प्राइमरी डेफिसिट 0.88 है और अभी मैंने फिजिकल डेफिसिट निकाला 7.96, तो इंटरेस्ट की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। 7.96 माइनस कर दो 0.88 यानी कि 7.08 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि अगेन ऑप्शन नंबर मेरे पास बी है 7.08। आगे बढ़ते हैं।
रेवेन्यू डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट इज, रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसीट, इसमें से कौन सा टैक्स नहीं है, गिफ्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स अगेन एक टैक्स है, डिविडेंड, डिविडेंड बेटा कोई टैक्स नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, expenditure on old age pension is an example of dash expenditure। बेटा अगर ओल्ड एज पेंशन पे सरकार खर्च रही है तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू क्यों बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है, विच नीदर क्रिएट एसेट्स नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। ये सरकार की कोई एसेट्स नहीं बना रहा, कोई लायबिलिटी नहीं रिड्यूस कर रहा, तो बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 54 डैश इज आर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, इसमें से कौन सी कैपिटल रिसीट डेट क्रिएट कर देगी, ऑब्वियसली बोरोइंग, ठीक है ना जी। देख लो बोरोइंग कहां पर है, ऑप्शन सी बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 55 से लेकर 60 तक हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। कुछ बेटा मुझे केस दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा केस दिया हुआ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा पर्सनली, ठीक है जी, केस तब पढ़ना जब बड़ी जरूरत लगे, वरना केस की जरूरत नहीं होती, सर टाइम पास करा रहा होता है, ठीक है ना। मैं हमेशा बेटा जब मैं केस स्टडी कराता हूँ बिजनेस स्टडीज की, तब भी यही बात बोलता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट बाद में केस। तो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, अगर केस की जरूरत पड़ी पढ़ लेंगे, नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे। 55th क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है। कहता है असर्शन में ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन हायर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसा हुआ था, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनफ्लो ही तो हुआ था बेटा फॉरेक्स का। रीजन, ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड थ्रू ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन भी यही है। तो बेटा बात बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से हमारे यहाँ पर इनफ्लोस बढ़ा था फॉरेक्स का। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का कौन सा फीचर नहीं है, इट इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर लेबर लेस कैपिटल, यस, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है। इट एम्स एट बैलेंस रीजन डेवलपमेंट, अगेन ये भी फीचर है। इट लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। बेटा यहाँ इकोनॉमिक वेल्थ कंसंट्रेटेड नहीं होती, बल्कि बेटा सारा ही खर्च कर देती है एमएसएमई। तो आगे बढ़ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट एंड द कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा कॉमन नॉलेज के बेसिस पे बताते हैं ना, टेक्स्ट तो हमने केस तो पढ़ा ही है, पढ़ते हैं आगे। A strong participation of MSME helps in fulfilling export demand and accelerating growth in India, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स इनोवेशन एंड हेंस एनहांस प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनोवेशन बहुत बड़ा है। जैपनीज कंपनी, जर्मन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी सब इंडियन मार्केट में आई है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इनोवेशन तो हो ही रहा है। एमएसएमई इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स, बिल्कुल ठीक है ये भी। एमएसएमई आर द नॉमिनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेटा यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। ये कोई छोटा मोटा सोर्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, एमएसएमई बहुत बड़ा सोर्स है, बड़ा लार्जर शेयर कैप्चर करता है बेटा, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ऑप्शन डी पर मार्क कर दिया होगा आपने। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। MSME cover 80% of industries in country. MSME account for 50% of the export. MSME provide job to over 120 million people. MSME account for 31% of GDP. अब बेटा मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए केस पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन को करने के लिए। अभी तक मैंने केस नहीं पढ़ा, और जहां पर आपको स्टैट्स दिखाई दे वहीं रुक जाना। बेटा देखो 31% जीडीपी का, एक्सपोर्ट का 45%, कितनी जॉब क्रिएट करी, सब कुछ इसने बताया। लेकिन वहां पर मैं ऑप्शन देख रहा था, वहां पर लिखा था 50% ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ 45 है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी थी, और एमएसएमई लिखा हुआ था 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, वहां 45% था, तो ऑप्शन बी पर मैंने मार्क कर दिया होगा। 59 vocal for local initiative of government of India is a boon for the MSME segment as it reduces dependency on the other countries for import, boost entrepreneurship in the country, save forex, uses superior technology। बेटा ये तीनों बातें ठीक है। वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव से क्या हुआ था बेटा, वो कहीं ना कहीं हम सुपीरियर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट, सुपीरियर टेक्नोलॉजी को थोड़ी यूज करना शुरू कर दिया था, बाकी तो सारी बातें ठीक लग रही हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है।
तो बेटा आंसर हो जाता है हमारा डी, लास्ट क्वेश्चन, और खत्म हो जाएगा पेपर। डैश इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल मेजर्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा हमने ना कुछ ना स्टेबलाइजेशन मेजर लिए थे, कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए थे। एनसीईआरटी पढ़ता देखना बेटा, जब एलपीजी चैप्टर पढ़ोगे आप, इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991, वहां पर नजर आ जाएगा आपको। स्ट्रक्चरल मेजर्स का क्या आउटकम था? इंप्रूव हुई थी एफिशिएंसी, इंक्रीज हुए थे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, और रिमूव रिजिडिटी। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन हो जाता है, ये होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। प्यारे बच्चों पेपर तो खत्म कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक और सरप्राइज ही है आपके लिए। बेटा मेरी वेबसाइट www.successmantra.com, और मंत्रा में बेटा डबल ए लगाना नहीं भूलना। इस वेबसाइट पर जाकर आप 10 पेज सैंपल पेपर भी परचेज कर सकते हो, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। बेटा इकोनॉमिक्स के 10 पेपर 100 रुपी कॉस्ट करते हैं, ऐसे ही बीएसटी और अकाउंट्स के भी 100 रुपी कॉस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इनका कॉम्बो बाय करोगे तो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इन तीनों की कॉस्ट 250 चल रही है। मैं तो चाहूंगा बेटा आप बाय करें और वो भी पढ़ें और अच्छे से स्कोर करें। इसी इंफॉर्मेशन के साथ रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।